नमस्कार। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का विषय कोई आम कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की। एक ऐसा सफर जो अंडरकवर जासूसी की खामोश दुनिया से शुरू होकर देश की भू राजनीतिक सत्ता के बिल्कुल सर्वोच्च शिखर तक जाता है। सोचिए, ग्राउंड लेवल पर काम करने वाला एक पुलिस ऑफिसर आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा चेहरा कैसे बन गया? यही सवाल आज के हमारे इस पूरे डीप डाइव की नींव तय करता है। एक जासूस आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा का निर्माता कैसे बन जाता है? हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे फील्ड पर किए गए उन बेहद खुफिया कामों ने एक ऐसी नेशनल स्ट्रेटजी को जन्म दिया जिस पर आज भले ही कितनी भी बहस हो जाए, लेकिन उसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब चीजों को थोड़ा व्यवस्थित रखने के लिए हमने इस पूरे विश्लेषण को इन 5 प्रमुख हिस्सों में बांटा है। एक, मास्टर स्पाई के उदय से लेकर उनके खतरनाक गुप्त ऑपरेशंस, राजनीति के टकराव, विवाद और आखिर में उनका आधुनिक चाणक्य बनना। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। उनके शुरुआती दिनों की बात करें तो हम पाते हैं कि वो शुरू से ही एक असाधारण रूप से तेज दिमाग वाले इंसान रहे हैं। अंदाजा लगाइए, इन्होंने महज 22 साल की उम्र में अपनी पहली ही कोशिश में यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास कर ली थी। यहीं से एक मास्टर स्पाई की नींव रखी गई और इनका पहला असली इम्तिहान हुआ 1971 में। केरल के थालासिरी दंगों के दौरान ये एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सीधे लाठी डंडे या बल का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। बिना किसी हिंसा के इन्होंने दंगाई नेताओं की पहचान की, उनसे नेगोशिएट किया, लूटा हुआ सामान वापस करवाया और दंगे को शांत कर दिया। लेकिन इनके काम करने का जो असल अनऑर्थोडॉक्स या कहें बिल्कुल अलग अंदाज है, वो मिज़ो विद्रोह के दौरान दिखा। इसे सुलझाने के लिए वो म्यांमार की पहाड़ियों में अंडरकवर चले गए। वहां जाकर इन्होंने विद्रोही कमांडरों का विश्वास जीता, उनके साथ बैठे, ड्रिंक्स शेयर की और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने उन उग्रवादियों को अपने घर पे दावत तक दी और इनकी पत्नी को कानो कान खबर नहीं थी कि वो असल में किनके लिए खाना बना रही हैं। इस ऑपरेशन का इम्पैक्ट क्या था? मिज़ो नेशनल फ्रंट के नेता लाल डेंगा का यह बयान अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है। 7 में से 6 कमांडरों को अपने पाले में करके इन्होंने अकेले दम पर उस विद्रोह की कमर तोड़ दी। विद्रोही नेता को हार मानकर बातचीत की मेज पर आना ही पड़ा। ये वाकई कोई छोटी अचीवमेंट नहीं थी। आप कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये वो दौर था जब उनके ऑपरेशंस देश की सीमाओं के पार जाने लगे थे, जो कि अविश्वसनीय रूप से खतरनाक थे। हाई स्टेक्स गेम अब शुरू हो चुका था। क्या आपको पता है कि सिक्किम के भारत में विलय में इनकी कितनी अहम भूमिका थी? इन्होंने सिक्किम के अंदर जाकर वहां के राजा के खिलाफ स्थानीय विपक्षी दलों को बैक किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया। इस भारी सफलता के लिए इन्हें रिकॉर्ड समय में महज 7 साल की सर्विस में ही प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, जबकि आमतौर पर इसके लिए 14 साल लग जाते हैं। और फिर आता है पाकिस्तान का वो किस्सा जो किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं लगता। करीब 6 से 7 साल तक ये पाकिस्तान में एक अंडरकवर जासूस बनकर रहे। सबसे मशहूर बात तो ये है कि इन्होंने पाकिस्तान के कहूटा में वहाँ की न्यूक्लियर लेबोरेटरी के बाहर एक भिखारी का भेष तक धारण किया था, ताकि वहाँ चल रहे गुप्त परमाणु कार्यक्रम की खुफिया जानकारी निकाली जा सके। और जब देश के अंदर संकट आया तो ये फिर से मोर्चे पर डटे थे। 1988 के ऑपरेशन ब्लैक थंडर की बात करें तो इन्होंने पहले एक रिक्शे वाले का और फिर एक आईएसआई एजेंट का भेष बनाकर स्वर्ण मंदिर में घुसपैठ की। वहां उग्रवादियों को फर्जी इंटेलिजेंस फीड की, पानी और बिजली कटवा दी और आखिर में एक टॉप कमांडर के मारे जाने के बाद बिना किसी बड़े ब्लड बाथ के उग्रवादियों से सरेंडर करवा लिया। अब यहां से हमारा नैरेटिव एक बहुत ही ड्रामेटिक टर्न लेता है। हम सीक्रेट ऑपरेशंस की उस छायादार दुनिया से निकलकर राजनीति के उस मैदान में आ रहे हैं जहां दाव पेच और फ्रिक्शन आम बात है। 1999 की वो खौफनाक घटना तो याद होगी आपको, IC-814 विमान का कंधार हाईजैक। डोभाल उस घटना के मुख्य नेगोशिएटर थे। यात्रियों की सुरक्षित वापसी तो हो गई, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, खासकर LK आडवाणी जी के साथ इनकी कथित नज़दीकियों के कारण कुछ राजनीतिक दूरियां भी बनने लगीं। और यही वजह बताई जाती है कि 2004 में जब नई कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ के तौर पर इनका कार्यकाल घटाकर महज 8 महीने कर दिया। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि पूर्व खुफिया प्रमुखों ने इन पर कुछ काफी भारी आरोप लगाए हैं।
ऐसा कहा गया कि कश्मीर में कांग्रेस की पकड़ को कमजोर करने के लिए इन्होंने ही मुफ्ती मोहम्मद सईद को कांग्रेस से अलग करके पीडीपी के गठन की पूरी रूपरेखा तैयार की थी। रिटायरमेंट के बाद भी एक्शन कम नहीं हुआ। इन्होंने दाऊद इब्राहिम को खत्म करने के लिए हिटमैन का इस्तेमाल करके एक अनधिकृत योजना बनाई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह हुई कि मुंबई पुलिस ने अनजाने में उन हिटमैन को अरेस्ट कर लिया और इस सीक्रेट ऑपरेशन का भंडाफोड़ हो गया। कहते हैं कि दिल्ली के एक होटल में मुंबई पुलिस की एक आईपीएस अधिकारी के साथ तीखी बहस में इन्होंने कहा था, आई विल टीच यू अ लेसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटायरमेंट के बाद का ये जो फेज है ये बहुत ही अहम है, क्योंकि इसी दौरान वो नींव रखी गई जिसने इन्हें वापस सत्ता के बिल्कुल केंद्र तक पहुंचाया। हुआ ये कि 2009 में इन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी VIF नाम के एक थिंक टैंक की स्थापना की। फिर 2011 में इस संस्था ने भारत के काले धन पर एक बहुत ही इम्पैक्टफुल रिपोर्ट पब्लिश की। इसी रिपोर्ट ने देश में एक बड़े भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को चिंगारी दी, जिसने अंततः तत्कालीन यूपीए सरकार को सत्ता से बाहर करने में एक अहम भूमिका निभाई। अब जब किसी का राजनीतिक कद इतना तेजी से बढ़ता है तो सवाल भी उठते ही हैं। राजनीतिक विरोधियों, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ गंभीर सुरक्षा और वित्तीय आरोप सामने आए। निष्पक्ष रूप से अगर हम इन आरोपों को देखें तो बात ये थी कि इनके बेटे की इन्वेस्टमेंट कंपनी में एक पाकिस्तानी को-फाउंडर था। विव को विदेशी रक्षा कंपनियों से फंडिंग मिल रही थी, और ये भी कि नोटबंदी के ठीक 13 दिन बाद केमैन आइलैंड्स में इनके बेटे ने एक हेज फंड शुरू किया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इन आरोपों के जवाब में इन्होंने कड़ा कानूनी रुख अपनाया और मानहानि का क्रिमिनल केस फाइल कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश को आखिरकार एक औपचारिक माफीनामा देना पड़ा। इन तमाम उतार चढ़ाव और विवादों से गुजरने के बाद अब हम इनके करियर के सबसे पीक पॉइंट पर आ गए हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे इनके बैकग्राउंड ने देश के भू राजनीतिक रुख को पूरी तरह से बदल के रख दिया। 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तो इन्हें देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA नियुक्त किया गया। ये कोई आम बात नहीं थी, ये एक अभूतपूर्व कदम था, क्योंकि इससे पहले हमेशा IFS ऑफिसर्स को ही NSA बनाने की परंपरा थी। एक पूर्व खुफिया अधिकारी के हाथों में इतनी बड़ी रणनीतिक शक्ति का आना अपने आप में एक मिसाल थी। और सत्ता में आते ही इन्होंने देश की सुरक्षा नीति में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट ला दिया। जो हमारी पुरानी नीति थी वो मुख्य रूप से डिफेंसिव थी, यानी हमलों से खुद को बचाना, लेकिन इन्होंने डिफेंसिव ऑफेंसिव रणनीति पेश की। इसका सीधा सा मतलब है प्रोएक्टिव होना, खतरे के हम तक पहुंचने से पहले ही उसे जड़ से खत्म कर देना। अगर हम हाल के सालों के बड़े ऑपरेशंस पर नजर डालें, चाहे वो 2014 में इराक में फंसी हमारी नर्सों का रेस्क्यू हो, म्यांमार और उरी की सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, या फिर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना हो, इन सभी आधुनिक सुरक्षा और रणनीतिक फैसलों का मास्टरमाइंड इन्हीं को माना जाता है। तो अगर हम इस पूरे सफर को एक फ्रेम में देखें तो ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो विदेशी दुश्मनों के बीच अंडरकवर रहा, देश की राजनीति के तीखे टकरावों को झेला, भारी पब्लिक स्क्रूटनी से गुजरा, और इन सब के बावजूद आज वो देश की सत्ता और सुरक्षा व्यवस्था के बिल्कुल केंद्र में मजबूती से खड़ा है। तो इस डीप डाइव के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। इस पूरी टाइमलाइन को समझने के बाद जरा सोचिए, क्या आज के दौर में एक देश की सच्ची राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक ऐसे रणनीतिकार की जरूरत होती है जो पारंपरिक नियमों से परे जाकर परछाइयों में भी काम करने का मादा रखता हो? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।